नमस्कार मित्रों, मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज आज फिर से उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो श्रृंखला है उसमें आगे बढ़ते हुए ये हमारा 12वां वीडियो है, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, जानते हैं उसमें क्या क्या फैक्ट्स है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में सही है? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? पहला ऑप्शन बोलता है बच्चों कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। भारतीय संविधान क्या धर्म के आधार पर भेदभाव करता है? दूसरा कहता है यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। ठीक है। तीसरा कहता है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। चौथा कहता है बच्चों कि भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, आइए देखिए, इसका जवाब देने से पहले एक चीज देखिए। भारत एक क्या है? धर्म निरपेक्ष राज्य है। क्या है बच्चों? धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब क्या होता है? वैसा राज्य जो किसी भी धर्म को मानता नहीं है, यानी वो धर्म से तटस्थ है, धर्म से अलग है, अपने आप को धर्म से दूर रखा है। यानी और क्या, सभी धर्म को समान मानना। वैसा राज्य जो किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म ना मानता हो और जो सभी धर्म को समान मानता हो, वैसा राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे। और क्या भारत में ऐसी व्यवस्था है? तो हाँ सर, भारत किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं मानता है, इसीलिए भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत में सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया गया है। तो आइए यहां पे देखते हैं क्या होगा। यह एक धर्म के आधार पर भेदभाव करता है? नहीं सर। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है? अभी देखिए हम लोग भारत में भारतीय संविधान का कोई धर्म नहीं है, ये भी नहीं सर। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है? हाँ सर। क्या हो जाएगा आंसर? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहां सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी दी जाती है। ऑप्शन घ जो है, भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था का उल्लेख है? तो नहीं सर, भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ है। संघीय शासन व्यवस्था का उल्लेख कहीं नहीं है, बल्कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया। किस में? भारतीय संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? क्यों सत्ता में साझेदारी सही है? यह विविधता को अपने में नहीं समेटती है। मतलब जो विविधता है उसको अपने अंदर समेटती है या नहीं? विविधता का मतलब क्या है? सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या है? कि सभी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, बोली चाली, संस्कृति के लोग आकर के साझेदारी करके आपस में ग्रुप बना करके क्या करें? सत्ता को बढ़ाएं, यानी जो शासन प्रशासन है उसको आगे बढ़ाएं, उसे ही सत्ता में साझेदारी कहते हैं। तो वो यह विविधता को अपने में नहीं समेटती है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। साझेदारी का मतलब ही है कि अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग मिलकर के ग्रुप बनाएं और सत्ता को चलाएं। देश की एकता कमजोर करती है? बिल्कुल नहीं सर। साझेदारी का मतलब है जब सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग मिलकर के अगर शासन चलाएंगे बच्चों, तो क्या देश कमजोर होगा? नहीं,
क्यों? क्योंकि सभी लोगों को लगेगा कि मेरा प्रतिनिधित्व करने वाला, मेरी जाति का, मेरी भाषा का, मेरे रंग का, मेरे लिंग का व्यक्ति वहां पे गया हुआ है, तो वो हमारी मजबूरियों को और हमारी आकांक्षाओं को समझेगा। तो दैट्स वाई सत्ता में साझेदारी कभी भी देश को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करता है। फैसले लेने में देरी करता है, सर इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ फैसले लेने से। जब हर एक धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहेंगे तो फैसला लेना आसान ना होगा, और इसलिए सही ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन बच गया? घ बच गया, तो आंसर तो यही होगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। देखिए सत्ता में जब साझेदारी होगा, सभी समुदाय का लोग क्या करेगा? सत्ता में साझेदारी लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, सामान्य सी बात है कि लोग लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से। ठीक है, चलिए तो क्या होगा आंसर? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। क्या? कौन? सत्ता में साझेदारी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। समाज कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। समाज कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव ना करने वाला। इधर है धर्मनिरपेक्ष समाजवाद, सांप्रदायिक जातिवाद। आइए हर एक चीज समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? किसी भी धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानना। ठीक है, समाजवाद का मतलब क्या हो गया? समाज का कल्याण करना। समाजवाद का मतलब हो गया वैसा, मतलब सामाजिक कल्याण। क्या हो गया? सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण। ठीक है, सांप्रदायिक का मतलब क्या होगा? किसी भी धर्म संप्रदाय को बहुत ज्यादा तवज्जो देना। जातिवादी मतलब हो गया किसी भी जात को बहुत ज्यादा मानना। अब मिलाते हैं, आइए मिलाते हैं। समाज कल्याणकारी राज्य मतलब समाज का कल्याण करना चाहे, किसमें? किसमें? समाजवाद में। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क, इसका हो जाएगा क। ठीक है, धर्म के समुदाय, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो धर्म को ही सब कुछ माने, वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा आपका सांप्रदायिक। क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक। ठीक है, जाति को समुदाय का आधार मानने वाला जातिवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? जातिवादी हो जाएगा, जिसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, बस वो कहता हाँ वो हमर जाति के है रे, ओकरे वोट देंगे, फलनवा तो हमर जाति के है उसी को वोट देंगे। ठीक है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव ना करने वाला, उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मिलान करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? 1951, 1949, 1975, 1977। तो देखिए बच्चों, जो आपातकाल था भारत में, जो आपातकाल लगा, देखिए इन सभी ऑप्शंस में जो है उस हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन 51 है, 49 है, 75 है और 77 है, तो इन ऑप्शंस में चलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 1975। क्या हो जाएगा आंसर? 1975 हो जाएगा आंसर। कब लगा? 1975 में लगा। आइए देखिए, तो जो 1975 का आपातकाल, ठीक है, 1975 का जो आपातकाल था, ये कौन सा आपात था? इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, पहला बात ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ बच्चों, इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी का सरकार था और इंदिरा गांधी ने इसे लगाया था। इंदिरा गांधी ने इसे लगाया था। उस समय जो राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे बच्चों? फखरुद्दीन अली अहमद उस समय प्रेसिडेंट थे। कब लगा? 1975 में लगा। ठीक है,
किस आधार पे? राष्ट्रीय आपात के आधार पे। कौन थी पीएम उस समय? इंदिरा गांधी का सरकार था, उन्होंने लगाया था राष्ट्रीय आपात, ठीक है। इसका समापन 18 महीनों बाद हुआ। कब हुआ? 18 महीने बाद 1977 में यह आपातकाल समाप्त हुई और 1978 में पुनः इलेक्शंस हुए और उस इलेक्शन में जो आईएनसी यानी जो कांग्रेस है 1978 में पुनः इलेक्शन हुए और कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी जीती, जिसके किसके अध्यक्षता में इसका सरकार बना? मोरारजी देसाई की उस समय पीएम बने। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। 1975 का आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल था, इंदिरा गांधी लगाई थी, प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, 18 महीने तक चला। 1977 में ये खत्म हुआ और 1978 में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस हार गई, जनता पार्टी जीत गई और मोरारजी देसाई पीएम बन गया, ठीक है। तो कब हुआ? 1975 में, ठीक है। दलित पैंथर्स संगठन संबंधित है किससे? अमीर लोगों से, बुजुर्ग लोगों से, दलित युवकों से, महिलाओं से। नाम देखिए किससे मिल रहा है? नाम किससे मिला बाबू? यहां पे है दलित और यहां है पैंथर्स। तो क्या किसी में दलित आ रहा है? नहीं, उस तरह से ही मिलाइएगा। तो दलित पैंथर्स जो है बच्चों, वो दलित नवयुवकों से संबंधित है और ये एक नवयुवक दलितों का एक ग्रुप था जो अपने अधिकार को मांगने के लिए बना था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की व्यवस्था कब सम्मिलित हुई? ये समझिए। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? आइए, उदारीकरण का मतलब क्या होता है वो समझिए। देखिए बच्चों, एक कहानी बताते हैं। ये कहानी है 1990-91 की। 1990-91 की। उस समय भारत क्या है? भारत जो है वो आर्थिक मंदी, किससे? आर्थिक मंदी, ठीक है, इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा था, ठीक है। तो उस समय भारत ने 3 नई व्यवस्थाओं को अपनाया। कितनी व्यवस्थाओं को? 3 नई व्यवस्थाओं को अपनाया। एक को जिसे बोलते हैं LP और G। क्या बोलते हैं? LPG। L फॉर लिबरलाइजेशन, जिसको नीचे हम लोग देखें उदारीकरण, ठीक है। P फॉर प्राइवेटाइजेशन, जिसे बोलते हैं निजीकरण, ठीक है। और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? वैश्वीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो उदारीकरण का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब होता है इजी वे में क्या पाना? लाइसेंस। किसका लाइसेंस सर? तो पहले व्यापार या उद्योग लगाने के लिए, क्योंकि उस 1991 से या 90 से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी, ठीक है। लेकिन जब 1990-91 में आर्थिक मंदी आई तो भारतीय अर्थव्यवस्था बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई, ठीक है। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सामाजिक अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण हो, यानी कुछ प्राइवेट चीज भी हो और कुछ सरकारी चीज भी हो। भारत में तो है ही ऐसा। तो उदारीकरण का मतलब हुआ कि आसान रूप से लाइसेंस मिल जाना किसी भी उद्योग, किसी भी व्यापार को करने के लिए। निजीकरण का मतलब हुआ कि वैसी सरकारी कंपनियां जो सही से काम नहीं कर रही थी उनको प्राइवेट बना दिया गया, प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया, जिससे कि वो काम अच्छा से करे और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? जो बाजार है वो वैश्विक रूप से खोला गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शुरू हुआ वैश्विक रूप से, ठीक है। तो ये था कुछ फैक्ट्स। अब आइए यहां पे, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की व्यवस्था कब लाई गई? अभी हम लोग देखें 90-91 में। कब होगा? 1991 में, ठीक है। अवामी लीग पार्टी कहां की पार्टी थी? अवामी लीग पार्टी कहां की पार्टी थी? बताइए बच्चों, कहां की पार्टी थी? भारत की, पाकिस्तान की, सऊदी अरब की, बांग्लादेश की। तो बच्चों ये जो अवामी लीग पार्टी थी, ये देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानिए। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ,
ठीक है, पूर्ण रूप से स्थापित हुआ एक नए देश के रूप में। और उसमें किसका सबसे ज्यादा योगदान था? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान थे जिनकी पार्टी थी अवामी लीग पार्टी, और उसने लड़ करके बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलवाया भाषा के आधार पे। किससे अलग हुआ? पाकिस्तान से। तो अवामी लीग पार्टी कहां की थी? बांग्लादेश की थी। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1980, 1887, 1987, 1885। तो इसका आंसर होगा बच्चों 1885। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम द्वारा। तो देखिए बच्चों, इसकी स्थापना जो था वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अंग्रेज चाहते थे कि जो अलग अलग जगह पे विद्रोह हो रहे हैं, इससे पहले 1857 का विद्रोह देख चुका था अंग्रेज, 1757 में प्लासी का युद्ध देख चुका था। तो इन सभी चीजों को देख करके अंग्रेजों को लग रहा था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे जितने भी लोग हैं जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हैं वो एक जगह पर संगठित हो, और अगर कोई भी उद्दंड करे या भी कोई भी ऐसा कार्य करे जिससे ब्रिटिश सत्ता को खतरा हो, तो उस संस्था के ऊपर यानी कि कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर दबाव डालेंगे तो वो लोग अपने ही शांत हो जाएंगे। समझ रहे हैं? इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य से अंग्रेजों द्वारा ही 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? लोकसभा में कम से कम 11 सीटें जीतना आवश्यक है, उसके पास अत्यधिक धन होना चाहिए, उसे लोकसभा में कम से कम 50% सीटों पर जीतना होगा, और इसमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, अगर लोकसभा में कोई भी राजनीतिक दल 50% सीट जीत लेगा तो उसका तो सरकार ही बन जाएगा। कितना? सरकार बनने के लिए, बहुमत प्राप्त करने के लिए 50% + 1 सीट चाहिए। अगर इतना ले आया तो उसका तो सरकार ही बन जाएगा। तो क्या ये क्राइटेरिया होना चाहिए राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए? नहीं। अगर वो जीत ही जाएगा तब तो वो सरकार ही बन गया, तो ये नहीं है। ठीक है, उसके पास अत्यधिक धन होना चाहिए। अच्छा ये बात बताइए, क्या धन के आधार पे किसी को राष्ट्रीय दल घोषित किया जाएगा? क्या पैसा बांट के इलेक्शंस जीतना है? तो नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा बच्चों, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कम से कम 11 सीटें जीतना आवश्यक है। ठीक है, लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 545 सीटें हैं, और इन 545 सीटों में अगर आप 11 सीट जीतते हैं तो जो चुनाव आयोग है वो आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दे देगा। ठीक है, चलिए समझ गए बात को? तो ये था आज का सेशन बच्चों। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये सेशन हर बार की भांति इस बार भी अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के सेशंस देखते रहने के लिए जुड़े रहिए उज्ज्वल के इस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।